है कि इमरान खान ने कश्तियां जलाने का हतमी फैसला कर लिया है। आर या पार 24 नवंबर को इस्लामाबाद शोडाउन की हतमी तारीख दे दी। सवाल ये पैदा होता है कि 24 तारीख ही क्यों? क्या इसका ताल्लुक एक इंतहाई हसास ट्रायल से है जिसकी हिद्दत बानी पीटीआई महसूस कर रहे हैं, या कुछ और? अगर उनका ख्याल अगस्त 2014 का रीप्ले है तो वो कुमक दस्तयाब है, ना वो किरदार ना ही हुकूमत है बेयारो मददगार। क्या फाइनल कॉल देने से उनके मुतालबात पूरे होंगे? क्या पीटीआई वर्कर्स घरों से निकल पाएंगे? क्या गंडापुर गायब नहीं होंगे? सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ट्रम्प कार्ड अभी से बेअसर हो गया है? दूसरी जानिब 26वीं तरमीम का क्रेडिट लेने वाले बिलावल भुट्टो ने अचानक अपनी तोपों का रुख शहबाज हुकूमत पर करते हुए इल्जाम लगाया है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने शिकवा किया कि आइन साजी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। सवाल यह है कि इत्तेहादियों के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है जिसकी वजह से बिलावल फट पड़े? ऐसा महसूस होता है कि क्रिकेट इंडिया अना की शिकार हो चुकी है। पाकिस्तान में ना खेलने की जिद ने ICC को नई आजमाइश में डाल दिया है। क्या तंग आमद बजंग आमद के मिस्दाक ICC वेन्यू चेंज कर सकती है? इन तमाम इश्यूज पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशनाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, जैसे पाकिस्तान में स्मॉग की सूरत हाल है, स्पेशली लाहौर में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक लेवल्स को छू रहा है। इसी तरह पाकिस्तानी सियासत में भी स्मॉग ही छाई हुई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ज़्यादा। और अगर हम कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और सियासी एरेना में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी स्मॉग है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था 9 नवंबर को कि वो जल्द कॉल देंगे और इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, लेकिन कॉल बज़ुबान अलीमा खान आई है। बैरिस्टर गौहर ने इसका ऐलान नहीं किया या दीगर सियासी लीडरशिप ने नहीं किया जो मुलाकात की कोशिशें भी करते रहे। अलीमा खान साहिबा ने 24 नवंबर की तारीख का ऐलान किया और सबको कहा कि वो मुतहरिक हों क्योंकि आर या पार होने जा रहा है। और इमरान खान साहब ने भी अपने मैसेज के ज़रिए ये कहा कि आज़ादी या माशाल्लाह एक का इंतखाब करना होगा और सभी तैयार रहें, ये आखिरी कॉल है। अब इस आखिरी मार्के को लेकर ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि कुछ जो पार्टी लीडरशिप में हैं या कारकुनान हैं वो नाखुश हैं कि इमरान खान साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। उन्हें नहीं बताया जा रहा कि बाहर उस तरह से माहौल नहीं है और बार बार एहतजाज की कॉल से कोई रिजल्ट ना आने की वजह से भी कारकुनान मायूस हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन है ये रिलेट कर रही है आपकी एक प्रेडिक्शन के साथ, तो मैं चाहूँगी कि आपने क्या कहा था लफ्ज़ ब लफ्ज़ सब सुने, तो फिर मैं उसमें से सवाल एक्सट्रैक्ट करूँगी। जी, तो कितने अरसे के लिए ये मोहलत दी गई है कि इतने अरसे में आप मनाएं और नतीजा चाहिए? मेरा ख्याल है उनको हफ्ता 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अच्छा, क्योंकि आपने जो इशारा दिया स्टिक एंड कैरेट का, जी, बिकॉज द सेटिंग हो चुकी है कोर्ट मार्शल की, एविडेंस इकट्ठी हो गई है, सेटिंग हो गई है, बटन दबाना है और फैज हमीद की और खान साहब की इकट्ठी शुरू हो जाएगी। खान साहब अग्री कर जाते हैं तो फिर के ऊपर भी कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसको भी वो तलवार लटकी रहेगी, किसी वक्त भी वो किया जा सकता है, तलवार लटकी रहेगी टू मेक श्योर दैट खान साहब बिहेव्स। खान साहब बिहेव नहीं करेंगे, इनकलाबी बनेंगे जेल में बैठ के, तो फिर इनकलाबियों के साथ जो होता है वही होगा। अच्छा, इसमें आपने बहुत सी बातें कह दी और हैरत की बात है कि आप 2 तारीख को ये तबसरा कर रहे हैं और उसके बाद से सिचुएशन उसी लिहाज से डेवलप हुई कि कोशिशें सारी की जाती रहीं और आपने बताया था कि 3 डील्स की गई हैं और उनमें अलीमा खान साहिबा के साथ भी एक डील है। अलीमा खान साहिबा का सामने आकर ऐलान करना किस बात का मजहर है ये तो आप बताएंगे। अब आपने इसे कोर्ट मार्शल के साथ भी कनेक्ट किया। सेठी साहब, मुझे आप ये बताएं कि 24 नवंबर की तारीख क्या मटेरियलाइज उस तरह से हो पाएगी जिस तरह इमरान खान साहब चाहते हैं या ये वापस ले ली जाएगी? नहीं, अब मेरा ख्याल है वापस तो खान साहब नहीं लेंगे, मगर डाइल्यूट हो जाएगी। आखिरी दिन आपको पता चलेगा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब वापस लेना मुश्किल है उनके लिए, ले तो सकते हैं, वो तो बड़ी यूटर्न्स लेते हैं, बट मैं समझता हूँ इसके पीछे एक फलसफा है, तो इसलिए वो शायद उसी फलसफे के तहत खान साहब आगे बढ़े। अब वो फलसफा क्या है? देखिए, अभी आपने इंट्रोडक्शन में कुछ जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप का। जी, मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई की काफ़ी उम्मीदें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगी और खान साहब को सपोर्ट मिलेगी। इसमें पीटीआई के लोग लॉबिंग भी बड़ी की है, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस, डोनेशंस भी दिए डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में,
और अभी भी लगे हुए हैं टू गेट सम स्टेटमेंट आउट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, मे बी अ ट्वीट और समथिंग। और खान साहब ये समझते हैं या उनको बताया गया है या उनका असेसमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी हेल्प करेगा। अब मेरा ख्याल है उसके बेसिस के ऊपर खान साहब ने अपनी सारी स्ट्रेटजी बनाई है, और वो बेसिस यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर प्रेशर आएगा इस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, तो फिर शायद उनके लिए कोई रिलीफ हो। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरा तो ये मौक़िफ़ था और अभी भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर कोई ना कोई बयान तो देगा, मगर क्या उस बयान की हैसियत क्या होगी? क्या वो इतना स्ट्रांग होगा कि उसके पीछे कोई एक्शन भी होगा, या सिर्फ बयान दे के फिर फारग हो जाएगा और फिर भूल जाएगा और समझेगा कि मैंने जो पैसे लिए हैं, लॉबिंग जो मेरे साथ हुई है, ये जो डोनेशंस हुई हैं फॉर द इलेक्शन कैंपेन, आई हैव डन माय बिट। एक तरफ तो ये असेसमेंट है, दूसरी तरफ ये है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज फैमिली आर क्लोज टू इमरान खान, और डोनाल्ड ट्रंप डिमांड करेगा कि जी आप करें ये, और जब वो डिमांड करेगा तो फिर हमारी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी बट टू एक्सेप्ट द डिमांड। अच्छा, अब ये दो किस्म की थियरीज चल रही है। एक पीटीआई वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो डिमांड करेगा और हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी, दे विल हैव टू कंसीड, इसको छोड़ो। दूसरा ये कि वो डिमांड नहीं करेगा, वो बयान देगा मगर कोई डिमांड वांड नहीं करेगा, एंड नथिंग विल चेंज सब्सटेंशियली। अच्छा, अब ये जो सेकंड थियरी है ना, डिमांड वाली, मेरा ख्याल है कि खान साहब इस पे यकीन करते हैं। अच्छा। और उनके लोग भी। अब जिस तरीके से खोसा साहब बात कर रहे थे, उनके वकील जो हैं, कि वो तो होगा ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा, और बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है इसमें कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करेगा। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें दो पहलू है। एक तो ये कि अगर ये इमरान खान समझता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप करेगा, तो फिर या उससे करवाना है हमने, या करेगा या करवाना है, तो फिर इट मेक सेंस कि अभी प्रेशर डाला जाए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो कोई थोड़ा बहुत ट्वीट शीट्स कर दे, और जब वो जनवरी में आएगा तो फिर उस वक्त तक इतना बिल्डअप कर दिया जाए प्रेशर कि डोनाल्ड ट्रंप डिमांड करे। ये दो डायमेंशंस हैं गोइंग फॉरवर्ड जी। अच्छा, अब तो उससे उस सिलसिले में खान साहब फिर यहाँ किस किस्म का कार्रवाई करेंगे जिसके साथ प्रेशर बिल्डअप होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ना हो कि वो ट्वीट करे, या इसके बाद जब वो आए पावर में तो डिमांड करे। ओके। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि पीटीआई यूएसए ने तो बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, और लॉबिंग फर्म्स भी हायर की हैं और डोनेशंस भी दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट भी किया है। तो पीटीआई के अलावा भी वहाँ तो अमेरिका में तो 80-90% जो प्रोफेशनल लोग हैं, दे ऑल सपोर्ट इमरान खान, एंड दे बीन लॉबिंग अमेरिकन कांग्रेस। आपने देख ही लिया, काफी सक्सेसफुली दे हैव डन अ ग्रेट जॉब फॉर इमरान खान। जी जी। अच्छा, अब बात ये है कि आई थिंक खान साहब ये यकीन रखते हैं इस बात पे कि अब मुझे ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ करनी है और इंटरनेशनल अटेंशन कराना है, और ऐसी चीजें होनी चाहिए पाकिस्तान में जिससे इंटरनेशनल मीडिया जो है थोड़ा बहुत फिर पाकिस्तान पे फोकस करे। तो इसलिए वो पीछे नहीं हट रहे, इसलिए वो कह रहे हैं कि कैरी ऑन, कुछ ना कुछ करो, कीप स्टे इन द न्यूज। अच्छा, अब मसला ये है कि पार्टी थक गई है, पार्टी के अंदर डिविजन्स हैं, काफी क्रैकडाउन्स हुए हैं, और लोगों ने पैसे भी खर्च किए हैं और वो और पैसे भी नहीं खर्च करना चाह रहे, और जितने लीडर्स हैं उतनी स्प्लिट फैक्शंस बन चुके हैं पार्टी के अंदर। अभी आपने कहा कि एक तरफ फलीमा है, दूसरी तरफ गंडापुर साहब हैं, फिर तीसरी तरफ और वो वकील हुजरात हैं, एंड सो ऑन। तो ये इस किस्म की चीजें चल रही हैं पार्टी के अंदर, और कोई इत्तेफाक नहीं है और मोटिवेशन नहीं है। अब खान साहब और उनके ये लोग जो कह रहे हैं कि डिमांड करवाना है, दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट द पार्टी एंड इट्स लीडर्स, मगर पार्टी एंड इट्स लीडर्स जो है वो थक चुके हैं, काफी अरसे से ये चल रहा है ना, और सो देयर इज दिस कशमकश गोइंग ऑन, एंड खान इज इंसिस्टिंग कि आप ये करें ताकि कुछ ना कुछ अटेंशन रहे
ये ना हो कि बिल्कुल ही ठप हो जाए और फिर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट भी ना करे और जब आए तो कोई प्रेशर ना हो। सो आई थिंक खान की स्ट्रेटजी ये है कि 5,000 बंदा भी आता है तो आए, 2,000 बंदा भी आता है तो आए, लड़ाई झगड़े हों, कोई डेड बॉडीज मिल जाएं, कोई पुलिस का तशद्दुद हो जाए, कोई कुछ ना कुछ हो ताकि इट स्टेज इन द न्यूज। अच्छा। एंड हमारे लोग जो अमेरिका में बैठे हैं दे कैन कंटिन्यू टू अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप। तो आई थिंक दैट इज द स्ट्रेटजी दैट खान इज वर्किंग ऑन। और मैं जाते जाते कह दूं, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें एक ईमेल डाली है। उन्होंने कहा नजम सेठी एक किताब है उसको पढ़ो। मैंने कहा अच्छा कौन सी किताब है? तो उन्होंने कहा जी किताब का नाम है फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। और वो किताब जो है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी ने पढ़ के उसकी छोटी समरी बना के खान साहब को दे दी है। उसका सब टाइटल है कि पीसफुल रेजिस्टेंस के साथ कैसे आप डिक्टेटरशिप को अटैक कर सकते हैं और अंडरमाइन कर सकते हैं। और वो बड़ी पॉपुलर किताब है, उसकी बड़ी एडिशंस निकली हैं। उसका जो ऑथर है उसका मैन कॉल्ड जीन शार्प। तो अब वो किताब मैंने ऑर्डर की है, मैंने कहा पढ़ ही लेते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि खान साहब अब के किसी ने वो सारा कुछ लॉबी वाले ने किसी ने बताया इनको, लॉबिंग फर्म ने, कि वो आप पॉलिसी फॉलो करें ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ टू कंटिन्यू रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। कल मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ के उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताऊं वो क्या है, बट इट्स वर्थ लुकिंग एट। I certainly will look at it. So we'll know Khan Saab's strategy from that book. If this friend of mine is correct, कि उसने तो बिल्कुल वही कर रहा है जो इस किताब में लिखा है। अच्छा सेठी साहब, आप किताब पढ़ेंगे, इमरान खान साहब नविश्ता दीवार पढ़ रहे हैं और कुछ उनके पेश नज़र ज़रूर है कि उन्हें पता है बाहर पार्टी जो है वो उसके अंदर इतने धड़े हैं, इतना इख्तलाफ राय है, तकसीम है पार्टी, और तैयारी भी नहीं है। 2 हफ्तों के अंदर कन्वेंशंस और कॉर्नर मीटिंग्स के बगैर किस नौइयत की तैयारी होगी, वो भी तब जब आपकी पहले डी चौक की कॉल और लाहौर का जलसा फ्लॉप हो गया। अली अमीन गंडापुर साहब कितनी देर तक गायब रहे, इसके बावजूद उनका कॉल देना तो ये जाहिर करता है कि वो कुछ ऐसा भांप रहे हैं जिसकी तरफ आपने भरपूर इशारा किया, आपने उसका इहाता कर दिया कि उनको क्या नजर आ रहा है। बट डू यू थिंक कि वो जो डील थी वो नाकाम हो चुकी है जिसका मैंडेट दिया गया था अलीमा खान को, या अली अमीन गंडापुर साहब को और इमरान खान साहब कुछ और ही देख रहे हैं? जी हाँ, मेरा ख्याल है, लगता मुझे ऐसे ही है कि जो ऑफर किया गया था ये डिलीवरी नहीं कर सके। ना गंडापुर साहब डिलीवर कर सके हैं, ना अलीमा खान डिलीवर कर सकी है, ना कोई और, मेरा ख्याल है। और अभी आपने देखा उनके जो वकील साहब हैं फैसल चौधरी, उन्होंने भी आके यही कहा, और अलीमा ने 2-3 दिन पहले मेरा ख्याल कहा था कि सड़कों की, इमरान खान कह रहा सड़कों के ऊपर फैसले होंगे। ठीक है ना, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। अब तो ये आप वाली बात सही है कि पार्टी के जो लीडर्स हैं दे आर नॉट कीन कि फिर से एक दफा कोशिश की जाए। वो मतलब है कि सिंध के अंदर खान साहब ने कहा आप वहीं करें जो कुछ करना है, उनको पता किसी ने नहीं आना। पंजाब में उन्होंने कहा कि आओ आओ केपी चलो, जाके वहां से इकट्ठे होके तो आप आओ। मेरा ख्याल है बंडापुर साहब का चारा कोई नहीं, वो फिर ड्रामा तो करेंगे ही। खान साहब इंसिस्ट कर रहे हैं तो ड्रामा तो होगा। हाँ। अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि क्या खान साहब के जो मकासद है उसको ये हुकूमत पूरा करती है कि नहीं, क्या तशद्दुद ऐसा होता है जिसके साथ बहुत बड़ी कोई खबर बन जाती है। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो ये कि खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के लिए, उनके लिए कोई अच्छी खबर भी है। वो खबर मैं दे दूं आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो उम्मीद की किरण नजर आए, बताएं। हाँ, वो ये है कि एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं जिन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ काम भी किया है पुराने जमाने में, और ही इज एन एक्सपर्ट ऑन द मिडल ईस्ट एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। वो आजकल पाकिस्तान आए हुए, उनका नाम है वली नसर। अच्छा। उनकी किताबें भी हैं, बड़े ही क्वाइट अ बिग एक्सपर्ट। वो किसी डायलॉग के लिए आए हुए हैं यहाँ। मगर मेरी चिड़िया की खबर ये है कि मैं तो लंदन में बैठा हूँ तो मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, मैं वली को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मुझे अभी खबर मिली है, इसलिए मैं अभी वली से मेरी बात नहीं हुई। मगर मैं समझता हूँ कि उनकी बात में वजन होता है। अब जो मैं कहने वाला हूँ ये इससे पीटीआई वाले बड़े खुश हो जाएंगे। वो ये है कि वली नसर साहब का ये ख्याल है, वली नसर साहब का ये ख्याल है कि ट्रंप साहब जो है वो इमरान खान के लिए जरूर कोई ना कुछ करेंगे, उनका ये ख्याल है।
कि वली नसर साहब का ये ख्याल है कि ट्रंप साहब बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए कुछ करेंगे, और उनका ये ख्याल है कि हमारी पावर्स दैट बी जो हैं उनको इस बात का इल्म है या आगाह कर दिया गया है वाया यूजुअल सोर्सेस। अच्छा। और वो काफी सोच में पड़े हुए हैं कि अगर प्रेशर आता है फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा। वो जो मैं कह रहा हूँ ना डिमांड वाली अप्रोच जो खान साहब समझते हैं, मेरा ख्याल है ये बातें खान साहब तक पहुंची हुई हैं, इसीलिए वो इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं। और इसकी वजाहत जो है वो मैं कह रहा हूँ कि वली नसर ने की है। और यहाँ तक बात ये है कि इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से पहले खान साहब को वो चाहते हैं हमारे लोग कि वो उसको भाई लोग कि वो उसको सजा दे दे, ताकि बाद में ये कह सके जी वो तो अदालतों ने सजा दी नहीं, हम क्या कर सकते हैं कि जब प्रेशर आएगा तो। और इधर से कोशिश ये है कि उस सजा से पहले ही कोई डोनाल्ड ट्रंप से कोई ट्वीट शीट करवा ली जाए या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिलवा दिया जाए। तो ये इस वक्त बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट चल रही है कि पहले कौन क्या करेगा और पहले क्या होगा। मगर वली नसर साहब का ये कहना है अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेस कि उन्होंने कहीं बात की है, और उनका ये कहना है कि प्रेशर काफ़ी आएगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और हो सकता है कि इसकी सोल्यूशन यही निकले कि खान साहब को किसी थर्ड कंट्री भेज दिया जाए। अब ये एक नई डेवलपमेंट है, क्योंकि हम समझते थे कि खान साहब किसी थर्ड वर्ल्ड किसी और कंट्री में जाएंगे नहीं, वो डटे रहेंगे यहाँ, ये नवाज शरीफ वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा यहाँ। मगर आगे से जवाब ये मिला कि खान साहब को पूछेगा कौन, उनको तो जहाज में बैठा के भेज दिया जाएगा तो उनको तो पूछना है कोई नहीं। अच्छा। तो फिर आगे सवाल ये बना कि खान साहब को आप बाहर भेज देंगे तो कहाँ भेजेंगे, लंदन भेजेंगे और कहाँ भेजेंगे। हाँ। तो आगे से बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आया कि नहीं सऊदी अरेबिया भेज देंगे। अच्छा, सऊदी अरेबिया भेज देंगे। पहली बात तो यह है कि खान साहब के तल्लुकात MBS के साथ कोई अच्छे नहीं है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो सऊदी अरेबिया कैसे लेगा इनको। अच्छा। दूसरी दूसरी बात यह है कि रियासत के दरमियान तल्लुकात ऐसे होते हैं, अमेरिका के भी बड़े तल्लुकात हैं और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के विद MBS, और हमारे भी एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े तल्लुकात हैं MBS के साथ। तो शायद ये कॉम्प्रोमाइज ही हो जाए कि अमेरिका कहे हाँ जी सऊदी अरेबिया भेजो, और ये भी कहते जी सऊदी अरेबिया को हम ट्रस्ट करते हैं कि खान साहब को अंडर लिटिल जैसे नवाज शरीफ साहब को चुप करके बैठाए रखा था, इनको भी चुप करके बैठाए रखेंगे। और अमेरिका भी कहेगा चले हमारी बात भी मान ली, डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत रहेगी, उसने कहा था निकालो इसको तो उसने निकाल दिया, और तीनों ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि चलो सऊदी अरेबिया ही भेज देते हैं और उनको वहां ढक देते हैं जाके। तो मतलब है इस किस्म की बातें भी अब चलनी शुरू हो गई हैं। और तो साथ साथ मैंने कहा कि वो कन्विक्शन जल्दी से हो जाए, वो 190 मिलियन केस में हो जाए या फैज हमीद केस में हो जाए, ताकि ये कह सके जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो कुछ नहीं किया, अदालतों ने ये किया है, और हमारी पोजीशन बरकरार है। और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आए तो फिर सऊदी अरेबिया भेज दे, लंदन तो नहीं भेजना क्योंकि वहां तो खान साहब बहुत ही खतरनाक किस्म के सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये बातें चल रही हैं, मेरा ख्याल है कि हमें इस पे ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। अच्छा। मैं तो ज्यादा नहीं करना चाह रहा था, मैंने आज जिक्र इसलिए किया कि वली नसर इज अ क्रेडिबल पर्सन, और उनके एनालिसिस को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। और मैंने सोचा कि वक्त आ गया कि PTI वालों को भी थोड़ा खुश कर दिया जाए, बड़ी उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं। तो कोई रास्ता अगर कोई निकलता है कि आगे बात आगे बढ़े तो, और खान साहब जेल से निकले, तो मेरा ख्याल है वी शुड पे अटेंशन टू सम ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, इसके बहुत माइनर डिटेल भी है और वो वाकई मामला मशकूक बना रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि बता नहीं सकता लेकिन हमारी हिकमत अमली सख्त होगी। फिर फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई है उसके नाम मंजर आम पर हम नहीं ला सकते क्योंकि फिर लोग अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके पास मैंडेट होगा कि एहतजाज कितना अरसा चलाना है और कब ख़त्म करना है और कब शुरू करना है और कैसे कैरी करना है उसको। अच्छा, जो आपका एनालिसिस है वो ये बता रहा है अब सज़ा भी करीब है 190 मिलियन पाउंड केस में, फिर दूसरा कोर्ट मार्शल का रिजल्ट आने का भी कुछ लोग चह मगोइयाँ कर रहे हैं।
और आपने बात की कि वो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, और इस पर हम ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि तारीख एहतजाज की, चले यू टर्न ना लें, तब्दील की जा सकती है, आगे जा सकती है? मेरा खान साहब कैन डू एनीथिंग बट आई थिंक जिद्दी भी तो है ना, पहले भी आगे की, अब मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो वो करना चाहेंगे। आई थिंक, आई डोंट नो हिज माइंड, सो आई कांट प्रिडिक्ट, बट आई थिंक लॉजिकली स्पीकिंग कुछ ना कुछ तो ये करना चाहेंगे। हाँ, ठीक है। और मैच इसी तरह से आपने कहा क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्योंकि जनवरी में फिर वोट टेकिंग भी है, डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आ जाएंगे और उससे पहले प्रेशर बढ़ाना भी है। दूसरी तरफ हुकूमत के पास भी जाहिर है ऑप्शंस मौजूद हैं और जिनका इंदिया दिया जा रहा है। बहरहाल एक बार फिर नेल बाइटिंग मामला चल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कुछ इशारे दे रहे हैं, वो भी कुछ गिले शिकवे कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग और फिर इस तरह से सरेआम ये बातें करना कितना मानी खेज है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात आपने जाने, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या चल रहा है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को कैसे चलाना चाह रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि हुकूमत से नाराज़गी का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ शिकवा भी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुने उन्हीं की जुबानी। इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते, और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद किया जाए, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग्स है उस पर अमल दरामद किया जाए। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। ये सारी बातें तो 1-on-1 की जा सकती हैं, मुलाकातों में की जा सकती हैं, वीपीएन की बंदिश का मामला हो, कैनाल्स का मामला हो, ये सारा छेड़ के बिलावल इस वक्त क्यों बैठे हैं, वो भी पब्लिकली? आई वुडंट पे टू मच अटेंशन टू इट। देखिए, अलायंस पार्टनर है, पंजाब में इनको कोई स्कोप नहीं दी जा रही। मरियम इज डिटरमिन्ड के पीपल्स पार्टी को कोई डील नहीं देनी वहां। इनके बड़े डिमांड्स हैं पंजाब के अंदर, और वो मरियम इज नॉट कंसीडिंग दोज डिमांड्स, तो इसलिए जाहिर है कंप्लेन। सिमिलरली सिंध के अंदर अब फेडरल गवर्नमेंट जो है इट्स सो प्रीऑक्यूपाइड विद द इकोनॉमी एंड विद इमरान खान, और अभी वो जुडिशरी का मामला था, तो दे आर नॉट स्पेंडिंग मच टाइम विद द अलायंस पार्टनर्स। एंड सो बिलावल सही कह रहे हैं, मगर बात यह है कि जी बिलावल साहब जो हैं वो तो जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते हैं, जब चाहे आसिफ जरदारी साहब मिल सकते हैं, और तो ये पब्लिक में आके कंप्लेन करना, आई रियली डोंट थिंक इट मेक सेंस टू मी। मगर वो यही है ना, दीज आर ऑल प्रेशर टैक्टिक्स, और कुछ भी नहीं होता। ये सुनाने वाली बात होती है कि जी हम क्या करें, हमारी बात नहीं सुनते, एंड सो ऑन। अब ये जुडिशरी के मामले में सबसे आगे तो बिलावल भुट्टो साहब से मौलाना को मनवाने के लिए, तो अब कह रहे हैं हमसे मशावरत नहीं की। तो कौन सी बात है जिसमें मशावरत नहीं की? वो क्या चाहते थे हमें बताएं ना, कि भाई हम ये चाहते थे, इन्होंने ये कर दिया, हमसे बताया नहीं। वो भी नहीं बताते, और इनके साथ बैठ के तय भी नहीं करते। कोई मुझे नजर नहीं आ रहा कि इनकी कोई मीटिंग हुई हो जिसके अंदर ये सारे इश्यूज डिस्कस किए हों, फिर कोई प्रेस रिलीज हुई हो, कुछ भी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो सियासतदान अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, बोथ इन द आईज ऑफ द पब्लिक एंड ऑल्सो इन द आईज ऑफ देयर पार्टनर्स, कि अगर चुप करके बैठ जाए तो पार्टनर्स तो दे विल रोल ओवर देम। ये सियासतदान जो हैं, इनको जब तक आप गले से ना पकड़ें और इनको फोर्स ना करें तो ये कुछ भी कंसीड नहीं करते। तो आई थिंक बिलावल इज फॉलोइंग द जनरल रूल ऑफ पॉलिटिक्स, कि इनको टाइट करके रखो, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करो, रोना धोना करो, थोड़ी बहुत चूड़ियां भी वंडो, और ताकि हमारी डिमांड रहे। यही मौलाना भी करते रहे। तो ये डिमांड क्रिएट करने के लिए ये चीजें करनी पड़ती हैं। बट मैं समझता हूँ कि इन प्रिंसिपल फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इज जेन्युइनली नॉट कंसल्टिंग पीपल्स पार्टी ऑन मेनी इश्यूज। वजह वो इसलिए कि उनका ये ख्याल है कि कोई और इनके साथ डील कर ले, जिन्होंने बैठाया हमारे साथ वही डील कर ले, वही इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर ले। हमने क्या सॉर्ट आउट करना है, हमारे तो खुद प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, मैं और कुछ कहूंगा तो आप बीप 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 लगाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इशारा ही काफी है कि कौन इनको किसके हवाले किया हुआ है पीपल्स पार्टी को,
और एंड सो ऑन, अपने आप को भी किसके वाले किया हुआ है। तो बात यह है कि इसीलिए शहबाज शरीफ से ज्यादा घास नहीं डालते। वो कहते हैं यार मैं की करा, मैं आपने मेरे को कुछ नहीं तो मैं इन्होंने की देंगा। तो हर गल जो सानू पुछ के करनी पैंदी है तो तुसी भी पुछ के करो। हाँ। और यही है, इट्स आई थिंक इट्स लाइक दैट। और बिलावल भुट्टो साहब भी जो रोना धोना है वो किसी और के लिए है, ना आपके लिए है, मेरे लिए। कि देखिए जी आपने कहा था इनके साथ बैठे, हमें इन्होंने ये वादे किए थे, ये कर नहीं रहे पूरे, कुछ करो ना, तुसी समझाओ इन्होंने कि सानू भी दे देना, सानू दे देना। तो ये किसी और के लिए है। और इसीलिए वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं और ये इनकी कैबिनेट है, वो कहते हैं यार जिन्होंने कहना जो उन्होंने वो सानू की कहते पे। ठीक, यानी ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ बयानात होते हैं, बिल्कुल ठीक। और वो दांत कहते हैं खाने के और दिखाने के, और ये किसी और की कंजम्पशन के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स काफ़ी सेफ भी रही है कि इस तरह के हालात में जब आपके ऊपर इतना पब्लिक प्रेशर हो, पब्लिक रिएक्शन आपको फेस करना पड़े, फिर आप कैबिनेट के फैसलों में भी उस तरह से सामने ना आए, फ्रंट फुट पर मुस्लिम लीग नून ही दिखाई दे और उसका बैकलैश मुस्लिम लीग नून को लंदन में भी देखना पड़े। यहाँ तक कि हमारे वज़ीर दिफा जाएँ तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियाँ दी जाएँ, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, फिर उन्होंने लंदन पुलिस को भी रिपोर्ट फाइल कर दी है और बाकायदा कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि किस शख्स ने धमकी दी। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं मोहसिन नकवी साहब सख्त इक़दामात का इंदिया देते हैं, हमारी वजारत ख़ारिजा भी ये कहती है कि बहुत सख्त इक़दामात किए जाएंगे ताकि तदारुक हो सके आइंदा इस तरह के वाक़यात का। और सेठी साहब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस नौइयत के वाक़यात बढ़ रहे हैं। जिनेवा में मुस्लिम लीग नून के हक़ में 4 लोग सामने आते हैं, वो लीड नहीं बनती, वो ख़बर नहीं बनती, लेकिन रोज़ाना इस तरह के नारे लगाना और इस तरह के जुमले कसना मुस्लिम लीग नून के लिए मामूल बन चुका है। ऐसा लगता है कि कोई सलूशन नहीं है इस मामले का। नहीं, सोल्यूशन तो निकाल लिया है ना मोहसिन नकवी ने, एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। पहले जहाँ 20 लोग होते थे अब वहाँ 4 लोग हो गए हैं। पहले जबकि जिस किस्म के लोग थे वो डुअल नेशनल्स थे और वो वैसे लोग थे जो आते जाते हैं पाकिस्तान। अब मेरा ख्याल है कि वो जो आते जाते वाले हैं वो पीछे हट गए हैं और वही रह गए हैं जिन्होंने ना आना है ना जाना है, और वो थोड़ी दिलेरी के साथ अभी भी बाहर आके और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। अब ये एवन फील्ड के ऊपर जब वो निकलने लगे वहां से तो वहां भी 8-10 लोग थे, मैंने पता किया फोन करने का जी 12 लोग थे। अब और ज्यादा आपने देखा कि वो दूर ही थे, ज्यादा करीब नहीं आए। मेरा ख्याल है वो भी इसलिए कि तस्वीरें ना ली जाएं, उनकी विजुअल और दूर से हूटिंग कर देनी एंड सो ऑन सो। तो असर पड़ा है मोहसिन नकवी के इक़दामात का, धमकी का, बिल्कुल असर पड़ा है। अच्छा। और मेरी सोर्सेज भी ये कह रही हैं कि असर पड़ा है। तो बट ये है कि देखिए हमेशा दे विल बी ऑलवेज पीपल जो कि दिलेरी के साथ बोलेंगे। फिर आपने देखा वो दिलेरी के साथ बाद में आके तो वो आप फिर कन्फेशन स्टेटमेंट करते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तो मिसलीड किया गया। फिर इस किस्म की वीडियोज भी आ रही हैं, आपने देखा। तो आई थिंक मोहसिन नकवी के इक़दामात का असर पड़ा है। और वैसे भी बिटवीन यू एंड मी ये अब बात तो एस्टेब्लिश हो गई है ना कि ये बदतमीजी और गाली गलोच, मेरा ख्याल है और मैंने किसी कम्युनिटी को नहीं देखा इस तरीके के साथ अपने फेलो सिटीजन को, खाब डिफरेंसेस हो। ये जो नया कल्चर है ना बदतमीजी का और गाली गलोच का, दिस इज प्योर पीटीआई अनफॉर्चुनेटली। इससे पहले कभी भी ऐसे नहीं था। और ये हर जगह पे है एंड इट्स वेरी सैड कि डिफरेंसेस अपार्ट, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए। यू कैन एस्टैब्लिश योर क्रेडेंशियल्स अदर वेज। आप प्रोटेस्ट करें, आप बैनर्स लेके आए, आप वहाँ डाउन विद वो ये करें जो एक नॉर्मल तरीका है हाइड पार्क वाला। मगर ये अभी आपने जो बताया कि जी चाकू मार देंगे, ये कर देंगे, वो मैंने वीडियो देखी है। ख्वाजा साहब चुप करके अपनी ट्यूब में से निकले हैं और इस गॉन ऑफ, और पीछे से वो बंदा एक था इससे जो लगा हुआ था। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ये इसको नहीं आप रोक सकते, वो मिलेंगे। ये पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट खान। तो ऑलमोस्ट मैं क्या कहूँ, उसको क्या समझते हैं एंड सो ऑन। सो आई थिंक वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट, अनफॉर्चुनेटली।
हाँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ रिपोर्ट करवाते हैं पुलिस में और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है, वीडियो सामने आ जाती है, धमकियां और गालियां दी जा रही। अब मुझे आप ये बताएं कि वहाँ के कानून के मुताबिक अगर ख्वाजा आसिफ इस तरह की कंप्लेंट करते हैं कि एक शख्स बाकायदा चाकू से हमले की धमकी देता है और वहाँ पर बाकायदा चाकू से हमले होते भी हैं, तो क्या कोई सजा या कार्रवाई हो सकती है, की जा सकती है ऐसे शख्स के खिलाफ? नहीं, देखिए, वो पुलिस जो है वो ज़ाहिर है नोट कर लेती है, थोड़ी सी इंक्वायरी करेगी, शायद बंदे को भी बुला ले। और तो मगर ये जो थ्रेट है ना कि जी चाकू भी लग सकता है आपको, ये वो, इट्स नॉट अ सीरियस थ्रेट। ये दिस इज वर्बल। वो गुस्सा चढ़ा हुआ है, गाली भी उसने दे दी है और चलो चाकू मार देंगे, ये पंजाबी टिपिकल माजा गामा टाइप ऑफ अप्रोच हो, तेन यह घुप देंगे, तेन यह कर देंगे। एंड द पीपल हु आर मेकिंग दिस, दे डोंट थिंक कि एक्चुअली वो करेंगे, ऐसी नहीं बात। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि इसको लाइटली लिया जाएगा भाई ब्रिटिश पुलिस। उनको पता है ये पाकिस्तानी तो सारा वक्त गाली गलौज करते रहते हैं, ये तो दिस नथिंग न्यू। तो कंप्लेन करना जरूरी है ताकि नोटिस में आ जाए। कल को खुदा ना खासा को पागल बंदा कर ही ना दे, तो पता है पागल तो होते हैं, बट आई डोंट थिंक इतने पागल है कोई कि इस किस्म की चीज कोई पीटीआई का सपोर्टर जो है वो लंदन में या यूके में करेगा। एमक्यूएम के एक एक्टिविस्ट इमरान फारूक साहब कत्ल हो चुके हैं लंदन में, तो इस वजह से इस तरह की धमकियों को सीरियस लिया भी जाना चाहिए। सिट साहब, जैसे आपने कहा, ख्याल जाहिर किया, अंदेशा जाहिर किया, ख्वाजा आसिफ भी खासे कंसर्न दिखाई दिए और इसकी सभी ने, शहबाज गिल साहब ने भी बाकायदा मजम्मत की है कि इस तरह से गाली गलोच और धमकाने का कल्चर नहीं होना चाहिए। जब मगर कतक लाइन ऑफ, सॉरी, आपने एक हवाला दे दिया एमक्यूएम के बारे में। दैट वाज एन इंटरनल पावर स्ट्रगल विद इन द एमक्यूएम। इट वाज नॉट कि उनके खिलाफ कोई एहतजाज था या इस किस्म की कोई चीज थी। ही वाज वो एमक्यूएम के लीडर के खिलाफ। एनीवे, आप समझ जाए उसका या एग्जांपल सही नहीं है। या दैट वाज अ कंस्पिरेसी बाय विद इन द पार्टी। ओके, ठीक है, ये फ़र्क है मामलात में। बहरहाल एहतियात, और शायद ख्वाजा से भी एहतियात वाले मशवरे पर ही अमल कर रहे हैं। जब मामला सियासत का डिस्कस हुआ तो खेल में सियासत कैसे दराई हुआ, जिस पर सेठी साहब इससे पहले भी तबसरा करते आए हैं, लेकिन आईसीसी ने कोई ना कोई फैसला 20 नवंबर से पहले तो करना ही है और शेड्यूल भी जारी करना है। तो मामलात किस रुख जा सकते हैं? पाकिस्तान का हाथ भारी है या इंडिया का, और आईसीसी क्या मुमकिन तौर पर कर सकता है? ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं सिटी से सवाल, और सिटी साहब आपसे सभी ये सवाल करना चाहते हैं कि अब जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पीसीबी ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ बीसीसीआई भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में आईसीसी। और आपने रेवेन्यू के हवाले से भी क्लैरिटी दी एक ट्रांसमिशन में, लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। So I think there's something serious here कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है, तो इंडिया इज नॉट कमिंग। बीसीसीआई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है फिर पाकिस्तान तो हम मूव कर देते हैं, they'll move it to another country। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे? या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए।
तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो अब बात ये है कि ये श्रीलंका शिफ्ट कर दें, दुबई शिफ्ट कर दें, तो उसके अंदर आईसीसी और फिर पाकिस्तान ना खेले तो फिर उसमें अंदर आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, जिसके अंदर इंडिया का भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है। बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। तो फिर क्या पाकिस्तान यही फलसफा लॉजिकल एंड पे लेके जाएगा? लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे। आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू push yourself out of the ICC. Yes. And if you push yourself out of the ICC, तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। बायलैटरल भी जो है वो आप बायलैटरल क्रिकेट खेलेंगे। बायलैटरल क्रिकेट के अंदर पैसे वैसे कोई नहीं बनते ज्यादा, वो क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ 6 मैचेस खेलता है तो आपको भी जाके ऑस्ट्रेलिया खेलने पड़ते हैं। यहाँ जो खेलता है उसके पैसे आपको मिलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के और जो रेवेन्यू आती है। और जब आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं या किसी और मुल्क में खेलते हैं तो उसकी रेवेन्यू उनको जाती है। तो बात यह है कि फिर वो जो रेवेन्यू है दैट्स नॉट मच। वो हर सीरीज जो है $1-2 मिलियन मैक्सिमम। तो अब बात यह है कि देन पाकिस्तान विल फाइंड इट डिफिकल्ट। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है आपकी बॉयकॉट करने की। इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट। उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। हाँ, अगर वो समझते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक किस्म की एक नेगोशिएशन टैक्टिक है कि हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, अगर आप ले जाएंगे कहीं और तो और आखिर में जाके आप खेलते अच्छा खेल लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं हम दे तो हमें ज्यादा मैचेस दे दें, अगर वो 4 दे रहे थे या 6 दे रहे थे तो आप 8-10 ले लें। इज इट अ टैक्टिक? या आई डोंट नो। अभी इतने स्ट्रॉन्ग बयान जो हैं मेरा नहीं ख्याल आने चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि अभी तक ऐसे बयान ही नहीं आए फ्रॉम पीसीबी। ये तो मीडिया के जरिए ये गेम चल रही है। आई मे बी रॉन्ग, मैंने तो मोहसिन नकवी को ये नहीं सुना कहते हुए कि अगर आप नहीं आएंगे तो आप नहीं खेलेंगे। मैंने नहीं सुना ये, ना ही मैंने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये सुना है। मैंने मीडिया के जी मीडिया ये कह रहा है कि जी पीसीबी ये कह रहा है। तो अब बात ये है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि बीसीसीआई भी मीडिया के जरिए अपने पैगाम भिजवा रहा है। और अब मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने भी फैसला किया कि मीडिया के जरिए हम भी अपने पैगाम भिजवाते हैं और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो जाए ताकि कोई मिडिल रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। तो इफ दैट इज द केस वेरी गुड। मगर मैं इसमें एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, कोई लेता है ले, नहीं लेता ना ले। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करता है और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कभी पीसीबी को सपोर्ट करता है और कभी नहीं भी करता। ये फर्क है। दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस जी। अच्छा, अब इस डिफरेंस को कैसे आप आगे बढ़ाते हैं? देखिए, आप पाकिस्तानी मीडिया को जो मर्जी कह दे, आधा पाकिस्तानी मीडिया आपके मौकफ को सपोर्ट करेगा और आधा नहीं करेगा। आधा कहेगा जी बॉयकॉट कर दो, नहीं खेलते इंडिया को, नहीं आता तो हम भी नहीं जाते, जन्नत में जाए, पैसे बनते हैं या नहीं बनते, हमारी इज्जत का मामला है, हमारी ऑनर का मामला है। और आधा मीडिया कहेगा बेवकूफ ना बनो, डोंट बी स्टूपिड, दिस इज मच मोर सिग्निफिकेंट देन बीइंग इमोशनल। खेल लो, ये करो, वो करो, हमने भी पीपल वांट टू सी क्रिकेट, ये वगैरह वगैरह। जी जी। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं,
जब एशिया कप हो रहा था तो मैंने भी यही इशू को फेस किया था। जी जी। तो मेरा उस वक्त यही था कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम जाएंगे कहीं और खेलने के लिए। पाकिस्तान आता है नहीं आता तो हम एशिया कप से निकाल देंगे। तो मैंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तानी मीडिया को साथ लेने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया हमारे लिए तो बड़ा अहम है और बड़ा प्यारा है, मगर इंडिया वाले जो हैं या ग्लोबल हमें कोई घास नहीं डालते हमारे मीडिया। तो इंडियन मीडिया को साथ मुझे बात करनी चाहिए, उनको विन ओवर करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप बीसीसीआई को कहें कि ये गलत पॉलिसी इख्तियार की है। मैंने फिर उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया से तो बात नहीं की, बिकॉज मेरा ख्याल था कोई फायदा नहीं होगा, हालांकि वो बड़े बेचारे सपोर्टिव थे। मगर मैं आई टॉक टू द इंडियन मीडिया, मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज इंडियन मीडिया को दी और वहां मैंने अपना केस प्रेजेंट किया, जो कि आई थिंक आई वन दैट केस। और इंडियन मीडिया को समझ आ गई बात की कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है इज अ गुड वे आउट ऑफ दिस। तो फिर काउंटर प्रेशर पड़ा इंडियन मीडिया से ऑन बीसीसीआई कि आप बड़े अनरीजनेबल बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट वगैरह वगैरह। यस यस यस, मगर हाइब्रिड मॉडल जो है इज अ गुड मॉडल, लेट्स ट्राई दैट। तो मेरा ख्याल है कि नकवी साहब को भी चाहिए कि इंडियन मीडिया से बात करें, इंडियन मीडिया को समझाएं हमारे इश्यूज क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल इट्स अप टू हिम हाउ ही डील्स विद इट, but I tried it and I thought we were reasonably successful. हाँ, ये ना वो हाइब्रिड मॉडल को फिर एनएस मॉडल भी कहा जाता है और ये मशवरा वाकई अच्छा है कि इस तरह से मोहसिन नकवी साहब को करना चाहिए। अभी तो मीडिया के जरिए इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि भारत नहीं आया तो आखिरी हद तक जाएंगे और वहाँ 3 बड़े इवेंट्स अगले साल होने जा रहे हैं, पाकिस्तान उसमें शिरकत ही करेगा। ये सब मीडिया में आ रहा है या अखबारात में छप रहा है। लेकिन सेठी साहब, आपने अपने तज्जिये में ये भी कहा था कि अगर बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जाए, नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचा जाए, किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाए, ऐसा कौन करे तो मुमकिन हो सकता है? देखिए, आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब से ये बात कही गई कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आप करें ना, बात करें ना, आपको पैगाम देना, तो मियां साहब ने आगे से जवाब दिया कि हाँ, नेबरिंग कंट्रीज को खेलना चाहिए एक दूसरे के साथ। इससे आगे नहीं बढ़े वो। इसका ये मतलब है कि ये इशू जो है ये नवाज शरीफ साहब तक का नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का तक का नहीं है। फॉरगेट मोहसिन नकवी साहब एंड पीसीबी, दिस इशू इज समवेयर एल्स, बिटवीन समवेयर एल्स एंड समवेयर एल्स, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान जो है दैट इज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ, इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो उधर भी और इधर भी। तो इसलिए आप ये कहती हैं कि कोई बिहाइंड द सीन्स को बात हो, अगर तो आपकी समझती है कि यस हमें करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। फिर अगर वो करना चाहें तो वो नवाज शरीफ को भी कह सकते हैं, शहबाज को भी कह सकते हैं और सबको कह सकते हैं कि आप भी बात करें, आप भी बात करें, हम भी करते हैं। मगर किसी की बात नहीं सुनेगा नरेंद्र मोदी अनलेस बिहाइंड द सीन्स हाई लेवल के ऊपर कोई बात सेटल होती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट राइट नाउ रेडी टू टॉक। मगर क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये रीसेंट हार्डनिंग पोजीशन हुई है, अब वो बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमारे कोई दोस्त जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो इशारे कर रहे हैं कि कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया ने फिर हार्ड लाइन ले ली है। मैंने अपने कल के तबसरे में कहा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अभी जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं कश्मीर में, वहाँ जो नई पार्लियामेंट आई है कश्मीर की, वहाँ उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि जी आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए, जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने बड़े सख्त बयान दिए कि सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसी की तैसी 12। तो वहाँ कुछ स्पेकुलेशन मीडिया में चल रही है कि ये इतनी दिलेरी के साथ उमर अब्दुल्ला ने और इन लोगों ने क्यों ये फिर से ये बात छेड़ दी है और क्यों नाराज किया फेडरल गवर्नमेंट को एंड सो ऑन। तो कोई वहाँ कोई कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि शायद उनको उकसाया गया है फ्रॉम आवर साइड, या हमने कहा है कि करो करो करो। मैं नहीं समझता कि उमर अब्दुल्ला जो है वो हमारी बात सुनेंगे। उनके वालिद साहब ने और उनके वालिद साहब के वालिद साहब ने कभी सुनी नहीं थी, तो ये कहाँ सुनेंगे। ये अपनी कंस्टिट्यूंसी है कश्मीर के अंदर, उसको भी तो सेटिस्फाई करना है ना। और सारा कश्मीर इज अपोज टू द विड्रॉल ऑफ आर्टिकल 370, तो वो कुछ तो करना ही था उन्होंने, और इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी था। अब क्या वहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग क्या हुई है क्या नहीं हुई, आई डोंट नो। क्या वो समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ है जिसकी वजह से नाराज हो गए, आई डोंट नो। बट स्पेकुलेशन है कि कोई ऐसी बात हुई है, और अगर ऐसी बात नहीं हुई तो फिर तो समझाया जाए इंडिया को कि ऐसी बात नहीं है। और फिर मगर मैं समझता हूँ दीज आर टू कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। हमारे जो पावर ब्रोकर्स हैं
उनके लिए क्रिकेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये आपके लिए, अवाम के लिए इज इम्पोर्टेंट। मगर ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये किसी वक्त भी इंडिया के साथ बात करने के लिए इजाजत के बगैर ये नहीं करेंगे, और इजाजत पक्की लेनी पड़ेगी के बाद, और फिर इजाजत मिल भी जाती है और कामयाबी नहीं होती, वो भी एक फेलियर ये एक पॉलिटिशियंस कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे जी। तो जब तक इजाजत ना मिले और पक्का बिहाइंड द सीन्स पता ना चल जाए कि जो हम करेंगे उसकी कामयाबी होगी, कभी नहीं करेंगे। सो आई फेयर के ये पीसीबी को ये मामला तय करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि पीसीबी ने ऑफिशियली ऐसी बात नहीं की जिसके साथ यू टर्न लेना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल ठीक। अभी तक तो समझदारी का सबूत पीसीबी की जानिब से दिया गया है। बहरहाल जब आईसीसी कोई पोजीशन लेगा तो फिर मोहसिन नकवी साहब शायद सामने आए मीडिया पे और फिर गुत्थियां सुलझाएं, लेकिन अभी तक के मुमकिनात क्या हैं, सेठ साहब ने उस पर रोशनी डाली। कुछ मजीद जानना चला भेज सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।